तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले हमने अपवर्तन का डिफिनेशन समझा, अपवर्तन के बारे में समझा। अपवर्तन क्या था, इस माध्यम से इस माध्यम में जो प्रकाश आएगा, तो चूंकि दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है तो यहाँ पे अपवर्तन देखने को मिलता है। एक सघन होता है, एक विरल होता है, ये हमने पहले समझा था। और यहाँ पे जो प्रकाश मुड़ता है इसकी क्षमता बताता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसकी क्षमता को बताएगा अपवर्तनांक, यानी जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होता है उसमें उतना प्रकाश की चाल कम होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी बताता है अपवर्तनांक कि किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में यानी जिसका अपवर्तनांक निकलेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितना गुना कम है या कितना गुना अधिक है, ये अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। अपवर्तनांक यही बताएगा कि कितना मुड़ा क्षमता को बताएगा या प्रकाश की चाल को बताएगा, कितना ज़्यादा कम है या कितना ज़्यादा अधिक है एक माध्यम के सापेक्ष। क्योंकि तुलना दो माध्यम से ही होगा, दो चीज़ से, दो वस्तु से ही तुलना होता है कि ये इससे कितना तेज है या कितना कम तेज है, ये होता है। तो अपवर्तनांक का सबसे पहले अगर डिफिनेशन देखें तो एक तो हमें अपवर्तनांक जो निकलता है ना वो जनरली वायु के सापेक्ष, जिसको बोलते हैं निर्वात वायु को हम लोग सेम लेकर चलते हैं, हमने पहले भी समझा था। तो इन दोनों को सेम लेकर चलेंगे, निर्वात वायु को। तो उसके सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अगर अपवर्तनांक देखना है तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कि हम लोग आगे भी समझेंगे। और फिलहाल सिर्फ अगर अपवर्तनांक लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो किसके सापेक्ष है, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष ही हम देख रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जिसकी अपवर्तनांक निकालना होता है वो हमेशा नीचे रखेंगे, यानी वहाँ प्रकाश की किरण आएगा, जहाँ प्रकाश की किरण आएगा। जैसे यहाँ से आ रहा है और गया कहाँ, यहाँ प्रकाश की किरण आया तो इसकी अपवर्तनांक देख रहे हैं। तो ये लॉजिकली आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे प्रकाश की किरण आएगा उसका अपवर्तनांक देख रहा है। और लिखना कैसे वो हम लोग अगले स्लाइड में देख लेंगे। फिलहाल इसका डिफिनेशन क्या होता है कि प्रकाश की चाल के अनुपात जो होता है ना वो एक वैल्यू देता है। प्रकाश की, इसमें प्रकाश की चाल और इसमें प्रकाश की चाल, दोनों को अगर अनुपात के रूप में लिखें या फिर भागा दे बटे के रूप में लिखें तो एक वैल्यू मिलेगा जिसको बोलेंगे अपवर्तनांक। वो अपवर्तनांक क्या होता है, उसकी प्रकाश की तीव्रता को बताएगा, कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, या फिर उसकी क्षमता को बताएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अपवर्तनांक कहीं लिखा हुआ है, जैसे वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में हम लोग 1 मानकर चलते हैं। और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44, हीरा का जो कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का 2.42। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जैसे पानी और हीरा की देखें तो हीरा की अपवर्तनांक ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी और हीरा में देखें तो हीरा सबसे सघन माध्यम हुआ, पानी 1.33 है, ये 2.42 है, तो ये सघन हुआ, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी इसके सापेक्ष, चूँकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। और ये अपवर्तनांक देख रहे हैं 1.33 है, किसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो ये वायु के सापेक्ष देख रहे हैं। ये जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी अपवर्तनांक, सिर्फ अगर अपवर्तनांक की बात किया जाए तो वो वायु के सापेक्ष ही हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा वायु या फिर निर्वात, जिसको शून्य बोलते हैं, यानी कुछ नहीं। निर्वात का मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो वायु है तो ये वायुमंडल है, जैसे अंतरिक्ष वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको निर्वात बोलते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल, जिसको सी से हम लोग यहाँ पे डिनोट करने वाले, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसको सी से डिनोट करेंगे। और अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग कुछ भी वेग जो होता है V1 V2 V3 ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है। या फिर जो शून्य में प्रकाश की चाल है उसको भी माध्यम 1 माध्यम 2 या V1 V2 करके लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल डिफिनेशन के अनुसार देखें तो शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी शून्य में प्रकाश की चाल, एक तो शून्य होगा, फिक्स है, वो उसकी वैल्यू फिक्स है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब जिसका अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, उसका अनुपात को अपवर्तनांक बोलेंगे। तो शून्य में प्रकाश की चाल यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। वो भी लिख सकते हैं, बट ये भी ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। अगर किसी अन्य माध्यम भी लिख ले तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वायु, तो यहाँ पे कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, और भी कोई भी माध्यम हो सकता है। तो वायु के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक होगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये एक डिफिनेशन हुआ शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका अगला डिफिनेशन होगा जो कि हमने स्नेल का नियम पढ़ा था, अपवर्तन का दूसरा नियम जो था sin I बटा sin R, एक नियतांक होता है, एक फिक्स वैल्यू देता है। वो भी वही है जो हम लोग प्रकाश की चाल के बटा में करके जो वैल्यू निकलेगा वही sin I बटा sin R के वैल्यू निकलेगा। बस सेम होना चाहिए, माध्यम तो वही होना चाहिए, माध्यम चेंज करने पर तो वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है। तो अपवर्तनांक यहाँ पे एक और डिफिनेशन है कि अपतन कोण की ज्या अर्थात sin I
एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, यानी एक फिक्स वैल्यू मिलता है और इस नियतांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, अर्थात अपवर्तनांक को भी म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर, ये जो नियतांक वैल्यू मिलता है इससे हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ आई कितना डिग्री है वो तो जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पे दिया हुआ रहेगा आई कितना डिग्री है, आर कितना डिग्री है। बस यहाँ पे जो डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री, साइन 45, 60 ऐसा मान अपने को पढ़ना है मैथ में, तो उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एक मान फिक्स आएगा वहाँ पे और हर बार वही आएगा। अगर यहाँ से भी किरण जाएगा, अगर डिग्री चेंज भी है उसी के अनुसार नीचे वाला डिग्री आएगा, यानी आर कौन होगा उसके अनुसार, तो उसका वैल्यू भी सेम होगा जो इसका आया। और इसमें प्रकाश की चाल की अगर अनुपात करें तो वो भी वही आएगा जो यहाँ पे साइन आई और आर से मिल रहा है। तो स्नेल का नियम वहाँ पे इस प्रकार से था, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, इसको भी अपवर्तनांक ही बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन, अपवर्तनांक का डिफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि अपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर ये नियतांक होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं, वो आगे भी हम लोग देखने वाले। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये अगला डिफिनेशन है कि अपवर्तनांक वह संख्या है, अपवर्तनांक वह संख्या ही है, जैसे अगर हम लोग, जैसे कि वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, 2 4 5, और अगर हम देखें कांच में प्रकाश की चाल तो 2 लाख होता है, 5 शून्य इसमें भी है, ये 5 शून्य से 5 शून्य कटेगा तो 3/2 आएगा। ये जो वैल्यू मिला ये वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात देखिए नीचे ये है 2 लाख, कांच वाला नीचे है, तो हम लोग कांच की अपवर्तनांक निकालें, नीचे जो रहेगा उसका अपवर्तनांक निकला है, ठीक है। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल इस माध्यम के सापेक्ष कितना गुना कम है या कितना गुना अधिक है। तो यहाँ तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, तो 2 लाख है तो ये तो कम है ना इसके सापेक्ष, वैसे भी देखें तो ये कम है, एक वैल्यू मिलेगा उससे भी पता चलेगा कि ये कम है। तो अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की सापेक्ष, उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष या अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। ये अपवर्तनांक का 3 डिफिनेशन था। अभी इसको हम डिफिनेशन के बारे में सिर्फ देखा, अब हम लोग अपवर्तनांक को अच्छे से समझते हैं। तो अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में समझते हैं कि उसको लिखना कैसे है, वो मेन है, चूँकि न्यूमेरिकल बनाने में वहीं पे दिक्कत होता है। सपोज ये हमारे पास एक माध्यम है, 2 माध्यम है, एक माध्यम यहाँ पे 1 बोला, इसको माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अब यहाँ पे माध्यम से तात्पर्य है कि माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी, हवा, कांच, ये सब कुछ भी है, अभी उसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। तो इस माध्यम में जो प्रकाश आया, ठीक है, और ये इस प्रकार से चला गया, अब ये कितना मुड़ा, ये मुड़ने की क्षमता बताता है अपवर्तनांक। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं इसका कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं, किसी माध्यम में। तो इसमें मुड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभिलंब एक डालते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे पता चलता है ये अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ, अभिलंब को डाल दिया, ये आई बनता है और ये कोण यहाँ पे आर बनता है। तो ये भी हमने समझा था अभी। अब देखिए इसमें क्या है, कैसे लिखा जाएगा। ये सापेक्ष जो शब्द है, किसी माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखते हैं। जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, इसको हम लोग 2 चीज़ से सूचित करेंगे। एक तो हम लोग इसको म्यू से सूचित करेंगे या तो इसको हम लोग एन से सूचित करेंगे। वैसे साइन आई बटा साइन आर वाला केस में हम लोग म्यू का वहाँ पे इसी का मतलब कि यूज करते हैं ज़्यादातर, और वैसे जनरली हम लोग एन का यूज करेंगे। हालांकि यूज किसी का भी कर सकते हैं, अपवर्तनांक होता है इसका मतलब भी, इसका मतलब भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपवर्तनांक होता है, ये इसको इससे सूचित करेंगे, इसको इससे सूचित करेंगे, ये म्यू होता है, एन होता है। अब इसको लिखना क्या है, सपोज हम यहाँ पे ऐसा लिखे, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम
टू के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक लिखना देख रहे हैं हम लोग माध्यम 2 के सापेक्ष, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं वो नीचे रहेगा, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक किसका देख रहे हैं, अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष यहाँ पे देख रहे हैं। किसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। माध्यम 1 का हम लोग अपवर्तनांक देख रहे हैं किसके सापेक्ष में, माध्यम 2 के सापेक्ष में। तो अपवर्तनांक को हम लोग n से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष देख रहे हैं। तो जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं उसका मान यहाँ पे पहले लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे कि 2 के सापेक्ष देख रहे हैं। तो ये अपवर्तनांक को सूचित करता है। और ये 1 2 है जो ये बताएगा कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं वो पहले लिखाएगा और जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो बाद में लिखाएगा। और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग ऐसा लिख दिए। उसके बाद इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब अब जैसे कि माध्यम 1 होगा और माध्यम 2 होगा, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अनुपात के रूप में लिखेंगे उसको। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से तो ये पता चलता है कि 1 का अपवर्तनांक देख रहे हैं माध्यम 2 के सापेक्ष, तो इसको बटे के रूप में कैसे लिखना है, प्रकाश की चाल के रूप में। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक देख रहे हैं वो नीचे रहेगा, जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं वो नीचे रहेगा और जिसका सापेक्ष में देख रहे हैं वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अपवर्तनांक देख रहे हैं ये नीचे रहेगा और इसके सापेक्ष देख रहे हैं तो ये ऊपर रहेगा, 2 है ना। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या प्रकाश चाल यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल ये ऊपर और जिसके अपवर्तनांक जिसका देख रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, अर्थात माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जो माध्यम में 2 में प्रकाश की चाल है इसको V2 लिख सकते हैं, और जो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है इसको V1। यानी V2 का मतलब वेग बता रहा है, ये प्रकाश माध्यम 2 का वेग बता रहा है, माध्यम 1 का वेग बता रहा है, ठीक है। तो इससे इसको अपने को ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि इसका अपवर्तनांक देख रहे हैं इसके सापेक्ष, और इसको हमने ऐसे लिखा N1 2, मतलब ये हुआ कि किसका अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक देख रहे हैं 2 का सापेक्ष। अगर यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले n है अपवर्तनांक को बताता है, यहाँ पे किसके अपवर्तनांक देख रहे हैं 1 का अपवर्तनांक देख रहे हैं, किसके सापेक्ष देख रहे हैं 2 का। तो सापेक्ष जिसका देख रहे हैं उसको पहले भी लिख सकते हैं कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सेम ही रहेगा। बस ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इधर, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो पहले और जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं वो तो यहीं पे रहेगा। अगर इधर साथ में लिखना है तो पहले उसको लिखना है जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, और जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको बाद में लिखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे माध्यम 3 के सापेक्ष या माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखना है, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक, माध्यम 3 का अपवर्तनांक अपने को देखना है किसके सापेक्ष में, 2 का सापेक्ष में। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर म्यू के रूप में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, म्यू माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका देख रहे हैं 3 का, तो वो पहले होगा, किसके सापेक्ष 2 का, तो ये बाद में होगा, ठीक है। या फिर इसको 2 को हम लोग इधर लिख सकते हैं, यहाँ पर जिसके सापेक्ष में देख रहे हैं इसको इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, या फिर साथ में भी लिख सकते हैं ऐसा 3 जैसे हमने लिखा था। 2 माध्यम 3 का अपवर्तनांक देख रहे हैं 2 के सापेक्ष में, तो ये म्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग n के रूप में कैसे लिखेंगे, तो n माध्यम 3 का अपवर्तनांक देख रहे हैं 2 के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यम 3 जिसको हम लोग बोलेंगे माध्यम 3 का अपवर्तनांक देख रहे हैं तो इसको बटे के रूप में ऐसा लिखेंगे, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल वो ऊपर आ जाएगा, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर, यानी V2 इसको बोल सकते हैं। यानी माध्यम 2 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 और यहाँ पर 3 है तो V3 माध्यम 3 में प्रकाश की चाल
के अनुपात। तो इसकी जो नीचे रहेगा, हमने पहले ही बोला था, जो नीचे रहेगा उसका हम लोग अपवर्तनांक देख रहे हैं, अर्थात V3 का अपवर्तनांक देख रहे हैं किसके, V2 के सापेक्ष। अब यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, या तो हमने माध्यम सिर्फ लिखा, माध्यम में कुछ भी हो सकता है, पानी हवा कांच कुछ भी हो सकता है, वो तो बात की बात है। फिलहाल लिखना कैसे है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक। तो लिखना है ऐसे, अगर हम यहाँ पे लिखे माध्यम, यहाँ पे माध्यम का नाम लिख देते हैं ऐसा, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो इसको कैसे लिखना है, n के रूप में। तो जैसे देखिए, ये पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो इसी में हम लोग इसको माध्यम मान लेंगे कि माध्यम किसका, जैसे कांच के सापेक्ष देख रहे हैं, अब पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं, तो प्रकाश किस में आएगा, पानी में आएगा, कांच से होते हुए जहाँ पे प्रकाश आएगा उसका हम लोग अपवर्तनांक देखते हैं, ये हमने पहले बोला था। तो जहाँ पे सपोज कांच के सापेक्ष देख रहे हैं, तो कांच ऊपर होगा और पानी नीचे होगा, तो हम लोग पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पानी नीचे होगा, कांच ऊपर होगा, ये हमने पहले बोला था। तो इसको माध्यम 1 बोल देंगे या माध्यम 2 बोल देंगे, तो ये होता है माध्यम, और कुछ भी नहीं। इसको V1 और इसको V2 बोल सकते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको n के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा n किसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, पानी का, पानी किसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो कांच के सापेक्ष। बटा के रूप में कैसे लिखेंगे इसको पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं, कांच के सापेक्ष देख रहे हैं, तो जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं वो तो नीचे रहेगा और जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर रहेगा। अर्थात इसको बटा के रूप में क्या लिख सकते हैं, ये प्रकाश के चाल ही तो होता है अपवर्तनांक, तो प्रकाश की चाल लिखना है। इसको देख रहे हैं, इसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, ये नीचे रहेगा और इसके सापेक्ष तो ये ऊपर, अर्थात ऊपर कांच में प्रकाश की चाल और नीचे पानी में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश चाल, और इधर पानी में प्रकाश चाल, ठीक है। तो ये हुआ, और इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, कांच में प्रकाश चाल को हमने V1 बोला और पानी में प्रकाश की चाल को हमने V2 बोला, तो इसको V1 बटा V2 बोल सकते हैं। और यहाँ पे पानी जो कांच है, अगर माध्यम दिया हुआ रहता तो माध्यम, मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो माध्यम होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, पानी या कांच कुछ भी, तो पानी कांच तो ऐसा लिख सकते हैं, पानी और कांच। या फिर माध्यम 1 होता 2 होता तो 1 और 2 करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका होता है। मेन फोकस ये है कि किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से पकड़ना होगा, या फिर वो लिखा हुआ जो रहेगा लैंग्वेज में उसको ऐसा लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है। जैसे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं उसको पहले लिखना है, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको बाद में, और बटा के रूप में लिखना है। तो जिसका अपवर्तनांक हमने निकाला, जिसका अपवर्तनांक देखना है उसको नीचे लिखना, और जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर रहेगा, जिसका सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर रहेगा, और जिसका अपवर्तनांक देखना है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो आई होप हमने लिखने के लिए सीख लिया कि अपवर्तनांक को किसके सापेक्ष क्या है नहीं है वो हमने लिखना है, और वो कैसे लिखना है वो आपको पता हो गया होगा। तो हमने अभी ये देख लिया कि इसको किस प्रकार से लिखना है। उसके बाद हम लोग अपवर्तनांक के बारे में अब थोड़ा सा और भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कभी कभी ऐसा लिखा हो सकता है पानी का अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष नहीं रहेगा, जैसे पानी का अपवर्तनांक या फिर कांच का अपवर्तनांक लिखा हुआ है। तो पानी का अपवर्तनांक लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे n, और पानी का अपवर्तनांक है तो n पानी का अपवर्तनांक, मतलब इसको जगह पे कुछ लिखेंगे बट समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये पानी का अपवर्तनांक बोल रहा है तो सिर्फ अपवर्तनांक बोल रहा है पानी का, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि किसके सापेक्ष अपवर्तनांक देखना है। तो हमने पहले ही बोला था कि अगर सिर्फ अपवर्तनांक की बात आएगा तो अपने को समझना क्या है कि वो वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर n पानी का अगर अपवर्तनांक देख रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं तो पानी में प्रकाश की चाल वो नीचे आ जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल। और ये किसके सापेक्ष, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब निर्वात का मतलब ही होता है कुछ नहीं, खाली, ठीक है।
तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है खाली, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ऊपर और नीचे पानी में। तो ये पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा। अपवर्तनांक सिर्फ बोला जाए किसी भी का तो वो वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष होगा। इसका फार्मूला ऐसा बोल सकते हैं, अगर इसका माध्यम 1 मान ले, माध्यम 1 या माध्यम 2 कुछ भी होगा, या फिर पानी को हम लोग ऐसा सूचित करते हैं वाटर, तो NW लिख सकते हैं, N वाटर का अपवर्तनांक। तो वाटर का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल को किसे सूचित करते हैं, C से, और किसी माध्यम अन्य माध्यम इसको V1 या V2 कुछ भी या भी बोल सकते हैं, पानी में प्रकाश की चाल। तो NW मतलब पानी में प्रकाश की चाल, तो इसका मतलब क्या हो गया C/V। C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और V का मतलब वाटर का निकालना है तो पानी में प्रकाश की चाल। तो ये एक जनरली फार्मूला है जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखें। ये अपवर्तनांक का फार्मूला, ठीक है, ये अपवर्तनांक का फार्मूला हुआ। या फिर N ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो, कुछ भी हो, ठीक है, C/V। अगर गिलास हो तो गिलास हो जाएगा, यानी कांच हो जाएगा C/V। वाटर है तो वाटर वाला हो जाएगा C/V। ये तो निर्वात फिक्स रहेगा, यहाँ पे चेंज होता रहेगा, जो भी रहेगा। गिलास रहेगा तो गिलास में प्रकाश की चाल, वाटर रहेगा तो वाटर में प्रकाश की चाल, तो उसका अपवर्तनांक निकलेगा। तो इसका मतलब ये होता है और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब ये तो हो गया जो भी अपवर्तनांक, खाली अगर अपवर्तनांक होगा तो समझ लेना है निर्वात में, निर्वात से उसको देखना है, ठीक है, निर्वात से मतलब निर्वात के सापेक्ष देखना है। अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि सपोज यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया, एक अपवर्तनांक निकाल के देखते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। वो तो हम लोग अभी जैसे देख ले, पानी का अपवर्तनांक देख ले या कांच का अपवर्तनांक देख लेते हैं। सपोज हमने को पानी का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, पानी। वैसे लिखने के लिए अभी हमने बताया था माध्यम 1 माध्यम 2, तो वो कैसे लिखना है वो तो अपने को लिखने आ जाएगा, वो लिख देंगे। फिलहाल यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक निकालना है, पानी का अपवर्तनांक, या फिर कांच का अपवर्तनांक निकाले या पानी का अपवर्तनांक निकाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक मतलब कि Mg, गिलास का अपवर्तनांक पूछ रहा है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो C/V हो जाएगा। V का मतलब हुआ इसका वेग, गिलास में प्रकाश की चाल, तो Ng बराबर हो जाएगा C में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और जो अपवर्तनांक होता है इसका यूनिट नहीं होता, चूँकि ऊपर भी किलोमीटर पर सेकेंड और नीचे भी किलोमीटर पर सेकेंड, वो दोनों कट जाएंगे, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है। तो 5 शून्य इधर भी, और कांच में प्रकाश की चाल देखें तो 2 लाख इसका भी होता है, तो 2 2 4 5 शून्य, इसमें भी 5 शून्य से 5 शून्य ख़त्म, 3/2 आया, ठीक है। ये किस में प्रकाश की चाल आया, Ng, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल आया 3/2। इसको पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं 1.5। अब ये क्या बताता है, ये यही बता रहा है कि इसमें प्रकाश की चाल जो है, इसमें प्रकाश की चाल है, इसके सापेक्ष इतना गुना नहीं, इसलिए इसको उल्टा करके लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग अच्छे से समझे, ये तो वैल्यू आ गया, ठीक है। ये किसका अपवर्तनांक था, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकला। ये किसका प्रकाश की चाल है, C निर्वात में, और ये कांच में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल ये C, और इधर लिख देते हैं कांच में प्रकाश की चाल V, ठीक है। और इसका अनुपात कितना, जो अपवर्तनांक है वो कितना है 1.5, या फिर इसको 3/2 भी करके लिख लेंगे अगला बार में। फिलहाल इसको देखिए, यहाँ पर ये भागा में है तो ये इधर जाएगा तो गुना में, C बराबर 1.5 गुना V। अब इसको अगर हम लोग अच्छे से समझें तो यहाँ पे क्या है, ये C जो है, ये C जो है ये है किसमें प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये V जो है कांच में प्रकाश की चाल है। तो अब इससे 1.5 जो आया, अब इसका अपवर्तनांक हमने निकाला, किसका, कांच का अपवर्तनांक निकाला। तो कांच का अपवर्तनांक निकाला, वो ये बताता है कि जो C में अर्थात निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कांच में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना है जो इसमें, यानी ये 3 लाख किलोमीटर जो है वो 2 लाख किलोमीटर के 1.5 गुना है। वो तो आपको भी पता है कि अगर 2 लाख में 1.5 से गुना करेंगे तो वो ऐसा आएगा जो पहले दिख रहा है अपने को, 3 लाख, 2 लाख है ना, तो ये 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 लाख का अगर 1 गुना देखें तो 2 लाख, और आधा देखें तो 1 लाख, और तो 3 लाख हो ही जाएगा उसमें, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, चूँकि अगर देखिए यहाँ पर बराबर करना भी चाहे तो यहाँ पे 3 लाख है, गुना भी करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला ना कि C अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना है। लेकिन हम लोग निकाले किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच में प्रकाश की चाल देखना है, तो कांच में प्रकाश की चाल तो इस भी को यहीं पर रहने देंगे, और ये जो आपको दिख रहा है ना गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी C/1.5 बराबर भी, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल जो है ना वो C में प्रकाश की चाल का 1/1.5 है। चूँकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C गुना 1/1.5, चूँकि ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में 1 के रूप में तो आएगा, और ये हो जाएगा भी, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.5 है। तो इसीलिए हम लोग को ये ध्यान में देना, जिसका हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं ना, तो जो भी डायरेक्ट अपवर्तनांक निकला तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो जिसके सापेक्ष हमने निकाला उससे तुलना करना। कांच में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल का ये 1 के रूप में लिखना, 1/5 गुना है, और ये कम है, उससे कम है, 2,03,000 से कम ही है। तो अगर 1/5 निकाले तो वो 3 लाख ही आएगा, 2 लाख का। या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो चूँकि 1.5 और 3/2 दोनों एक ही है, तो 1.5 को लिखना अगर कांच में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.5 है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोल देंगे 1/1.5, नहीं, बटा के रूप में होगा, जैसे कि हमने अभी इधर भी समझा, ठीक है। चूँकि हमने कांच का अपवर्तनांक निकाला तो कांच को बताने के लिए 1 के रूप में लिखना है, और अगर इसके रूप में लिखना है 3/2 अगर देखना है तो इसको सिर्फ 2 को ऊपर कर देना और 3/2, तो 2 को ऊपर कर देना, 3 को नीचे कर देना, अर्थात 2/3। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल है जो निर्वात में प्रकाश की चाल का 2/3 है। चूँकि यहाँ भी ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर C है और C/V होता है, C/V बराबर अपवर्तनांक कितना आया 3/2। तो अगर C है इधर और इधर V को भेजे 3/2 इधर गुना V, तो ये पहले वाला ये सीन है कि इससे इतना गुना है C। लेकिन अपने को V का अपवर्तनांक निकाला तो V को देखना है कि वो कितना गुना है, तो वो देखना है तो ये गुना में है, यहाँ पर V को देखना है तो V इधर ही रहेगा, और ये 3/2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में आएगा, तो C और बटा भागा में आएगा, मतलब ऐसा 3/2। तो 3/2 अभी देखिए बराबर में इधर V बचेगा। अब इधर देखें तो ये भागा में है 3/2, और बटे के रूप में जो भागा रहता है उसको अगर गुना में बदलें तो जैसे ऐसा समझे ना C/3/2 है, तो C गुना 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो C गुना 2/3 बोलेंगे। तो इसको लिख सकते हैं C गुना 2/3 बराबर भी। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो भी है क्या था भी हमने देखा ये कांच में प्रकाश की चाल है, तो कांच में जो प्रकाश की चाल है वो C का 2/3 है। तो अपवर्तनांक यही बताता है, ठीक है, जो हम शुरू में समझाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो ये अपवर्तनांक बताता है कि जो कांच में प्रकाश की चाल है या तो 1 के रूप में लिखे 1/1.5 गुना है इसके सापेक्ष, या फिर बटा के जो रूप है इसको उल्टा कर देंगे 2/3 बोलेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल है वो वायु के तुलना में 2/3 है। तो ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक यही बताता है और हमने इस प्रकार से लिखा। बाकी अपवर्तनांक को कैसे लिखना है वो तो हमने देख लिया है, अभी कुछ और समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को हमने देख लिया, अपवर्तनांक क्या बतलाता है, अपवर्तनांक का डेफिनेशन देखा, अपवर्तनांक को क्या कैसे लिखना है। अगर एक बार अगर फिर से देखें तो मान लीजिए आपसे ऐसा बोला जाए माध्यम 4 का माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको कैसे लिखेंगे, माध्यम 4 का माध्यम 3 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको पढ़कर आपको ये सोचना है कि किसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, माध्यम 4 का माध्यम 3 के सापेक्ष। हम लोग अपवर्तनांक किसका देख रहे हैं, माध्यम 4 का, किसके सापेक्ष देख रहे हैं, 3 के सापेक्ष देख रहे हैं। तो इसको ऐसा लिखेंगे, n अपवर्तनांक को सूचित करता है। तो किसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, 4 का, तो 4 पहले, किसका सापेक्ष, तो 3 के सापेक्ष। बटे के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, जो माध्यम 4 है उसमें जो प्रकाश की चाल है उसको मान लेंगे V4, ठीक है, और जो माध्यम 3 है उसमें प्रकाश का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा 4 3 हमने लिख दिया, वैसे 1 2 ही रहेगा, 1 2 माध्यम
2 माध्यम से ज़्यादा तो होता नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इससे तो पता चल जाएगा ना कि माध्यम 4 का अपर्तनांक माध्यम 3 के सापेक्ष, तो माध्यम 4 का अपर्तनांक देख रहे हैं, जिसका अपर्तनांक देख रहे हैं वो नीचे और जिसका सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम माने माध्यम 4 में जो प्रकाश की चाल है वो भी 4 है, तो और भी जो 3 है उसमें भी 3 मान लेते हैं। तो इसको बट्टे के रूप में ऐसा लिखेंगे, माध्यम 4 का अपर्तनांक देख रहे हैं तो V4 नीचे और जिसका सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर, यानी V3 और नीचे V4, ठीक है। तो ये माध्यम 3 में प्रकाश की चाल और ये माध्यम 4 में प्रकाश की चाल हुआ, तो इसकी अपर्तनांक देख रहे हैं तो ये नीचे है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि लिखना कैसे है। उसके बाद हम लोग अपवर्तनांक का सीधा सीधी जो प्रकार होता है उसको देखते हैं। तो हमने अपवर्तनांक को देखा, तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक को देख लिया। अपवर्तनांक जो हमने देख रहा था अभी तक, जो अपवर्तनांक देखा वो एक्चुअल में हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही समझा, ठीक है। वो उसी को, जो अपवर्तनांक सिर्फ था ना वो निरपेक्ष अपवर्तनांक ही था। तो अभी हम लोग ठीक से निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी देखते हैं। तो एक अपवर्तनांक है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक अपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक भी इसको बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। अपेक्षिक या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, निरपेक्ष और एक सापेक्ष। तो ये दोनों क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसमें वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का, किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक देख रहे हैं तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक था। तो हमने जो भी अभी देखा वो तो माध्यम 1 माध्यम 2 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वायु कांच, ठीक, या कांच यहाँ वायु, या फिर यहाँ पे कांच है यहाँ पे पानी है, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो अपवर्तनांक वो अलग अलग माध्यम के सापेक्ष अलग अलग अपवर्तनांक आएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर अपवर्तनांक की सिर्फ बात करें अगर, तो वो वायु के सापेक्ष ही है। अगर किसी कोई भी माध्यम उसका अपवर्तनांक अगर दिया हुआ है, जैसे हमने पहले बताया, तो वो वायु के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष दिया हुआ है, और उसी को वायु के सापेक्ष और निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। तो अभी इस दोनों को हम लोग अच्छे समझते हैं। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वही डिफिनेशन जो अपने अपवर्तनांक में देखा था, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है, शून्य में या वायु में, बात एक ही है, प्रकाश की चाल शून्य में या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम यहाँ कर देते हैं, उस माध्यम से अच्छा लगेगा कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, जैसे सपोज एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं, पानी का अपवर्तनांक। वैसे तो हमने पहले ही बोला था कि अगर सिर्फ पानी का अपवर्तनांक की बात बोल रहे थे, किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। तो वैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब भी वही है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए हमने पहले बताया था पानी का अपवर्तनांक n। इसको कैसे समझने के लिए इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, n पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n पानी और एक निर्वात है। तो सपोज हम लोग यहाँ पर निर्वात को V1 और जो पानी है उसको V2 मान सकते हैं, या फिर निर्वात को जैसे हमने पहले बोला इसको C से सूचित करते थे, इसको C से डिनोट कर देते, या फिर V1 V2 ऐसा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं निर्वात के सापेक्ष, तो पानी में जो प्रकाश की चाल है उसको हमने V2 माना, और जो निर्वात में प्रकाश की चाल है उसको हमने C माना। C मान ले या V1 भी मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अपने पर डिपेंड करता है। तो पानी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष देखना है, तो पानी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष तो C/V2। ये हमारा निर्वात जो आप जो अपवर्तनांक देख रहे हैं ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको
इसको n, जैसे एक माध्यम 1 होगा एक माध्यम 2 होगा, तो जिसका अपर्तनांक देख रहे हैं वो नीचे होगा, उसमें प्रकाश की किरण आएगी, तो उसका अपर्तनांक देख रहे हैं, तो एक माध्यम से आएगा और दूसरे माध्यम में जाएगा, तो पहले वाला माध्यम को तो पहला माध्यम मानेंगे और जिसमें प्रकाश की किरण जाएगा उसको दूसरा माध्यम मानेंगे, ठीक है। तो किसका अपर्तनांक देख रहे हैं, पानी का अपर्तनांक, तो इसमें तो प्रकाश की किरण आएगा ना किसी माध्यम से, तो उसको पहला माध्यम और जिसमें आएगा उसको दूसरा माध्यम, तो ये पानी का माध्यम जो इसको दूसरा लिख सकते हैं। तो और इसी का अपर्तनांक देख रहे हैं तो इसको n2 लिख देते हैं, ठीक है, n2 के रूप में, यानी 2 में प्रकाश की चाल, यानी इसका अपर्तनांक देख रहे हैं पानी का तो n2, और किसके सापेक्ष देख रहे हैं, निर्वात के, तो इसको 1 लिख देते हैं, 1, ठीक है। और इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि पहले माध्यम 1 था, उसमें प्रकाश की चाल v1 अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल v1 और इसको v2। जिसका अपर्तनांक देख रहे हैं वो नीचे और जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर होना चाहिए, ये हमने पहले ही बताया था। तो ये होता है पानी जिसका अपर्तनांक देख रहे हो जिसमें से आ रही है प्रकाश की किरण, यानी जिसके सापेक्ष देख रहे हैं वो ऐसा होगा, तो इसको इसमें आएगी, इसका अपर्तनांक देख रहे हैं तो इसमें प्रकाश की किरण आएगी और कहाँ से आएगी, तो निर्वात से आएगी, तो ये पहला माध्यम हुआ और ये दूसरा माध्यम हुआ, तो इसमें प्रकाश की चाल v1 और इसको v2 हमने माना, या फिर निर्वात को c से सूचित कर दिया और इसको v1 या v2 ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो लिखा जो क्लियर है कि पानी का अपर्तनांक पूछ रहा है, पानी पहले लिखा, निर्वात के सापेक्ष पूछ रहा है, निर्वात बाद में लिखा। पानी दूसरा माध्यम n2, ये इसमें प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल v1 करके माध्यम 1 उसको माना, ठीक है, इसको माध्यम 2 माना। माध्यम 2 का अपर्तनांक देख रहे हैं तो इसका प्रकाश की चाल नीचे आएगा और माध्यम 1 के सापेक्ष देख रहे हैं इसका पहले आएगा, ठीक है। और इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, n इधर, n1 इधर और 2 इधर, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया n21 अर्थात सबसे पहले 2 का अपर्तनांक देख रहे हैं वो नीचे और जिसका सापेक्ष देख रहे हैं वो ऊपर, v1 यानी माध्यम 1 का प्रकाश की चाल और बटा माध्यम 2 की प्रकाश की चाल, ये v1 बटा v2 हमने लिखा। तो ये है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये तो हो गया, अर्थात देखिए पानी का अपर्तनांक देख रहे हैं तो ये माध्यम 1, इसको हम लोग वायु, ये वायु है, वायु से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे नीचे पानी है, पानी, ठीक। तो माध्यम 2 में आ रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में आ रही है, माध्यम 1 वायु है, माध्यम 2 पानी है, इसमें प्रकाश की चाल जो है इसको v1 बोलेंगे और इसमें प्रकाश की चाल v2 बोल देंगे, ठीक है। वो अपने अनुसार जो भी लिखेंगे वही यहाँ पे उसी के अनुसार लिखना है, बस लिखने का तरीका कैसे है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर निकालना चाहे तो जैसे क्वेश्चन बोला जाए कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो अपने को सिर्फ बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक, ये नहीं बोल रहा है किसी के सापेक्ष, लेकिन अपने को पता है कि कांच का अगर अपवर्तनांक बोल रहा है तो ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, और किसको निकालेंगे, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। तो अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं, और कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालना, निर्वात के सापेक्ष। तो कांच का अपवर्तनांक निकला, इसको v1 v2 कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे कांच बोल रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक, तो n कांच को अगर माध्यम 1 मान लें या फिर इसको माध्यम 2, चूँकि इसका अपवर्तनांक देख रहे हैं तो 2 मान लें, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और किसके सापेक्ष देख रहे हैं तो वो नहीं भी लिखेंगे तो भी उसका मतलब होगा निर्वात के सापेक्ष देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 ना लिख के हम यहाँ पे कांच है तो यहाँ पे g लिख देते हैं, n किसका अपवर्तनांक, ग्लास का, कांच का, बराबर यहाँ पे नहीं लिखा, इसका मतलब हुआ कि निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। खाली मतलब कुछ नहीं, मतलब निर्वात ही होता है, तो निर्वात के सापेक्ष देख रहे हैं। Ng निकालना है तो जिसका अपवर्तनांक निकालना वो तो नीचे ही रहेगा, g है, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, और कुछ नहीं, किसके सापेक्ष निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, Ng बटा बराबर निर्वात में c, और इसको v1 या v2 या सिर्फ v, ठीक है, ये इसके प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे सिर्फ चाल रख देंगे, c निर्वात में प्रकाश की चाल 3,00,000 2 4 5 किलोमीटर जो होता है वो तो यूनिट इसमें होगा नहीं,
उसके बाद भी किसका, कांच में प्रकाश के, चूँकि कांच का अपवर्तनांक निकला है तो इसमें प्रकाश की चाल और इसमें प्रकाश की चाल, तो इसमें किसका प्रकाश की चाल, कांच का 2 लाख होता है। अभी हमने निकाला था तो ये 5 शून्य से 5 शून्य खत्म, इसका अपवर्तनांक कितना है 3/2, पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो 1.5 इसका अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या था ये हमने पहले बताया था। तो इस प्रकार से अपवर्तनांक निकालेंगे। तो और एक बात और बताया था कि जो कांच का अपवर्तनांक आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो कांच में प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल का, वायु में प्रकाश की चाल का, कांच में प्रकाश की चाल जो है वायु में प्रकाश की चाल का अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/1.5 है, ये हमने बताया था। जिसका अपवर्तनांक निकला, अगर उससे उसकी प्रकाश से तुलना करना कितना गुना है तो उसको 1 बटा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये नीचे है, ऊपर नहीं है, बटा में है तो इसको भी बटा के रूप में ही लिखेंगे कितना गुना है, और इस बटा है तो इसको उलट देंगे, ये हमने पहले बताया था। फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है पानी में प्रकाश की चाल। पानी में पानी का अपवर्तनांक, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है। अब हम लोग पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो किसके सापेक्ष निकालना है, निर्वात के सापेक्ष। तो इसको लिखेंगे n, पानी का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर पानी है NW लिख दें, वाटर लिख दें, या फिर पानी को दूसरा माध्यम मान लेंगे और जिसके सापेक्ष तुलना करेंगे उसको माध्यम 1 मान लेंगे। तो इसको 2 और कुछ नहीं तो मतलब 1 लिखना भी नहीं है, चूँकि खाली मतलब कुछ नहीं तो किसका समझना, निर्वात से, ठीक है। तो 2 माना पानी की, तो यहाँ पर V2 कर देते हैं और किससे, C से। तो N2 अर्थात 2 का मतलब क्या हुआ, पानी, ठीक है, पानी का। तो C कितना है 3 लाख किलोमीटर, 2 4 5, 3 लाख किलोमीटर इसकी चाल होता है। और अगर पानी की देखें तो पानी का 2,25,000, 2,25,000, 3 शून्य से 3 शून्य इधर कट गया, ठीक है। अब ये जो बचा N, वैसे यहाँ पे वाटर लिख दे, ज़्यादा सही रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर 300 और नीचे आया 225, इसको काटे अगर 6 से तो 6 पचे 30 और 1 शून्य ये वाला आ गया, चूँकि 300 है। और इसको काटे तो 4 पचे 20 और 5 पचे 25, 45 बार में ये कट गया। 12 पचे 60 ये कट जाएगा और 9 पचे 45 ये कट जाएगा। 4 तिया 12 ये कट जाएगा और 3 तिया 9 ये कट जाएगा। यानी N2 बटा आ गया 4/3, अर्थात ये किसका अपवर्तनांक आया, पानी का अपवर्तनांक आया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पानी में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात के सापेक्ष 4/3 गुना नहीं, इसको उलट देंगे चूँकि ये नीचे है। तो ऐसा लिखेंगे कि जो पानी में प्रकाश की चाल है C के तुलना में, C का ये 3/4 है, हमने बोला था इसको उलट के बताना है। इससे ये पता चलता है कि जो वाटर में प्रकाश की चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल का 3/4 है, ठीक है। अब पॉइंट में वैल्यू होता तो भी उसको नीचे बटे के रूप में ही लिखते, 1 बटा कुछ करके, जैसे हमने कांच में देखा था। तो ये होता है अपवर्तनांक, और इस प्रकार से ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक था, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, वायु के सापेक्ष अगर देख रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष अगर देख रहे हैं तो वो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। और अगला हम लोग समझते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अब हम लोग समझते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो जैसे कि हमने अभी समझा निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो लिखना तो आएंगे होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखे N21, N21 का मतलब क्या हुआ कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बराबर V1 बटा V2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं V1 बटा V2, ठीक। जैसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक देख रहे हैं तो वो नीचे रहेगा, जिसका अपवर्तनांक देख रहे हैं उसमें उसकी प्रकाश की चाल को नीचे रखना, और जिसके सापेक्ष देख रहे हैं उसके प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हमने V माना, V1 और V2, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को V1 और माध्यम 2 में V2। तो इतना तो हमने बताया था अपवर्तनांक को कैसे लिखना और कैसे समझना है। तो ये हमारा N21 हुआ, जिसमें प्रकाश की चाल के रूप में लिखना तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे इसका
इसका जैसे N2 एक माध्यम, ये अपवर्तनांक, जैसे देखिए माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, तो ये वेग के रूप में, प्रकाश के वेग के रूप में ऐसा लिखा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब ये जो N2 है, 2 है, तो इसको हम लोग N2 ऐसा, जैसे प्रकाश में चाल के रूप में लिखना हो तो 2 नीचे और V1 ऊपर, ये तो हमने पहले सीखा और अभी तक हमने यही जाना। उसके बाद अगर हमें इसको एक और रूप है जिसको लिख सकते हैं, मतलब इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, इसको ऊपर में N2 का N2 ऊपर, पहले N2 था तो N2 पहले ऊपर और फिर N1 है तो फिर N1 नीचे, यानी सीक्वेंस में। अब ये N2 क्या है, N1 क्या है, यहाँ पे N2 1 का मतलब क्या था, 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, तो 2 का अपवर्तनांक यानी प्रकाश जो चाल है वो नीचे आएगा इसका और इसका ऊपर जाएगा, ये हमने समझा था। अब यहाँ पे हमने N2 लिख दिया और यहाँ पे N1 लिख दिया, यानी ये 2 का अपवर्तनांक है और ये 1 का अपवर्तनांक है। तो ये अपवर्तनांक है तो ये किसके सापेक्ष है ये देखना है। जैसे हमने यहाँ पर N2 लिखा तो ये 2 का अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, यहाँ पे सिर्फ 2 है, बस एक ही है 2 कोई माध्यम होगा, वो कांच होगा, कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर N2 1 के सापेक्ष, तो ये 2 हो सकता है कांच है, 1 वायु है, या फिर 2 हो सकता है कांच है, 1 पानी है। तो पानी के सापेक्ष हम लोग कांच का अपवर्तनांक देख रहे हैं, तो वो तो जो भी माध्यम हो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, अगर 2 कांच होगा तो कांच में प्रकाश की चाल ऊपर, अगर ये पानी होगा तो पानी का ऊपर, या वायु होगा तो वायु का ऊपर रहेगा। तो यहाँ तो हमने V1 V2 लिख दिया। अब जिसमें जो भी माध्यम रहेगा उसके अनुसार वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं N2/N1, यानी डायरेक्ट N2, यानी इसका एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और फिर N1 ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में से बटा के रूप में लिख सकते हैं। अभी पहले डिफिनेशन को समझते हैं कि ये अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। तो दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने समझा, ठीक है। जो वायु की तुलना में, निर्वात की तुलना में जो निकालते हैं वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे दो माध्यमों की निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल रहा है, ठीक है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। सपोज यहाँ पे हमने निकाला N2 1, 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष निकाला तो ये ऐसा आया, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो एक माध्यम था 2 और एक माध्यम था 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला जिसको N2 लिखा। N2 का मतलब ये अपवर्तनांक है माध्यम 2 का, किसके सापेक्ष है, तो वायु के सापेक्ष है। चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ निर्वात के सापेक्ष है, ठीक है। इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, चूँकि हम लोग वायु के सापेक्ष देख रहे हैं। और फिर एक माध्यम 1 है जिसको N1 के रूप में लिखा बटा में, इसका भी किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको भी निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। तो ये दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और इसके अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसी को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इसमें ऐसा संबंध होता है कि इसका अपवर्तनांक देख रहे हैं तो इसके सापेक्ष तो इसको V1/V2 के रूप में ले सकते हैं चाल के अनुसार ऐसा, और माध्यम के अनुसार N2/N1, अर्थात इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक और बटा इसका माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको सोजा बटा के रूप में लिख सकते हैं N2/N1। अब इसको अच्छे से और समझते हैं। जैसे यहाँ पर N2 हमारे पास एक माध्यम है, अभी देखिए N2, ठीक है। इसका अपवर्तनांक निकालना है, तो इसका अपवर्तनांक अगर निकालना है इसका, तो कुछ नहीं है, सिर्फ माध्यम 2 है और इसका अपवर्तनांक निकालना है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। चूँकि कुछ नहीं तो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष। तो N2 का अपवर्तनांक निकालना है तो नीचे N2 का निकालना है, तो ये इसमें जिसका निकालना होता है उसका वेग नीचे रखेंगे और जिसके तुलना में निकालना है जिसके सापेक्ष उसका ऊपर, तो ऊपर क्या होगा, C होगा। तो ये दूसरा माध्यम का हमने अपवर्तनांक निकाला, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये आया, ठीक। फिर N1 एक और है, N1 का अपवर्तनांक भी निकालना है, किसके सापेक्ष, उसी C का, तो C बटा इसका भी 1 लिख दिया, ठीक है। ये दोनों का अपवर्तनांक निकल गया। ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, चूँकि हमने निर्वात से तुलना करके निकाला है,
और ये माध्यम 1 है जिसको N1 से बोला। इसका यानी दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने निकाल लिया, ठीक है। और इसकी बटा के तुलना के रूप में जब लिखेंगे तो यही अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अभी देखते हैं ये वापस आता है कि नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पर N2 बटा N1 है, तो N2 का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कितना है, C बटा V2, C बटा V2। और N1 इसका देखें तो N1 का कितना है, C बटा V1। और हमें पता है C बटा V2 के नीचे है C बटा V1, अर्थात इसके नीचे ये है तो इसके नीचे ये है, तो मतलब ये भागा में है, तो इसको गुना में बदलेंगे तो ये V1 ऊपर और C नीचे हो जाएगा। ये सबको पता है, मैथ में कैलकुलेशन ऐसा, ये ऊपर और ये नीचे है, इसलिए इसको ऐसा समझे C बटा V2 और भागा में है ये वाला C बटा V1। तो C बटा V2 गुना में चेंज करेंगे तो V1 ऊपर और C नीचे, C से C खत्म, V1 बटा V2। तो यहाँ पर भी वही है, इसको ऊपर ले जाएंगे, C का C रहेगा और गुना में ये V1 आ जाएगा ऊपर और नीचे यहाँ पर V2 है और यहाँ पर ये वाला C आ जाएगा, ये वाला C नीचे चला जाएगा। तो ये C से C खत्म, तो बचेगा ऊपर V1 बटा V2। देखिए ये दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यही चीज़ आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पर दो माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष जो है V1 बटा V2, ये प्रकाश की चाल है, तो इसको हम लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष को इसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के बटा के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बटा के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका दोनों बराबर ही होता है, ठीक है ना। तो ये होता है और इसी को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह में ये आपका ठीक रहेगा। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं इसको, ये सही में बराबर आता है कि नहीं, वैल्यू रख के भी देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे अपने मन से ही, ठीक है, मन से एग्जाम्पल लेंगे सिर्फ इसको देखने के लिए। वैसे इक्वल आ गया कि किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक देख रहे हैं किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष देख रहे हैं, तो इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात अगर कोई बोले N3 और 2 बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, N3 का मतलब 3 का अपवर्तनांक देख रहे हैं 2 के सापेक्ष, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 के सापेक्ष देख रहे हैं तो V2 ऊपर और V3 माध्यम 3 में प्रकाश की चाल। अब इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिख सकते हैं इसको तो कैसे लिखेंगे, तो प्रकाश की चाल के रूप में हमने लिखा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखना है। तो N3 वो जो 3 है पहले, तो N3 और बटा N2, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के बटा के रूप में लिखा, यानी 3 का निरपेक्ष अपवर्तनांक और 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक जब रखेंगे तो यही चीज़ आता है, V1 बटा V3, ठीक है। ये तो हमने ऊपर भी समझा, तो ऐसा है। और इसी को अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं, ये वाले को, ठीक है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि पानी और कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक N, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं ये माध्यम 2 हो जाएगा, कांच से होकर आएगा पानी में, तो जहाँ पे प्रकाश आएगा उसका अपवर्तनांक देख रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो कांच को हम लोग 1 बोलेंगे और इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, पानी किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं, तो नीचे पानी में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग V2 बोल देते हैं,
और कांच में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग V1 बोल देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 1 करके लिख सकते हैं ना, ऐसा 2 और 1 करके लिख देते हैं। ठीक है, 2 अपवर्तनांक देख रहे हैं और इसके सापेक्ष देख रहे हैं। तो N21 का क्या हो जाएगा, V1 अर्थात कांच के सापेक्ष। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000। और पानी में प्रकाश की चाल अगर देखें तो 2,25,000 नहीं, यहाँ पर देखें थोड़ा सा, कांच में प्रकाश की चाल तो 2 लाख होता है, 2 लाख, 2 4 5। और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000। 3 शून्य यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, और 4 5 20 और यहाँ पर 1 शून्य आया 40। यहाँ पर काटेंगे 45 5, तो पिछले बार भी काटा था 4 5 20 और 5 5 25। 40 को भी काटेंगे 8 5 40 और ये 9 5 45, यानी 8/9 आता है। ये तो आया। अब इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में देखते हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा N21 V1 V2 के रूप में देखा तो 8/9 आया। अब इसका अलग से निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं और इसका अलग से, अर्थात पानी का अलग से निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब वायु के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, और कांच का अलग से निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, अर्थात इसको भी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। तो क्या उन दोनों का अनुपात ये 8/9 आएगा, वो देखते हैं। तो पहले तो हम लोग N2 का, चूँकि इसको हम लोग N2/N1 के रूप में लिख सकते हैं। अभी तो हमने इतना ही काम किया। तो सबसे पहले N2 का निकालते हैं। अब N2 क्या है, 2 हमने किसको माना था, पानी का अपवर्तनांक था। ठीक है, कांच के सापेक्ष देख रहे हैं तो पानी में ही तो प्रकाश की किरण आएगा, तो कांच से होकर आएगा पानी में, तो पानी दूसरा माध्यम। तो पानी का अपवर्तनांक देख रहे हैं किसके तुलना में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर। और पानी का निकालना है, पानी का कितना होता है, 2,25,000। 3 शून्य से 3 शून्य ख़त्म। यहाँ पर 45 5 तो ये कट जाता है, और ये 6 5 30 60, 9 5 45 और ये 12 5 60, 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9। तो N2 का जो अपवर्तनांक आया 4/3 आया। ठीक है, 4/3 आया। उसके बाद N1 का निकालते हैं। N1 बोले तो क्या है, कांच का निकाल ले। ठीक है, N1 यहाँ पर कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000। अच्छा, तो यहाँ पर ऊपर रहेगा कौन, चूँकि N1 कांच का अपवर्तनांक निकाले हैं, तो जिसका अपवर्तनांक निकाले वो नीचे होता है, तो 2,25,000 नीचे होगा। और किसके सापेक्ष, निर्वात, तो निर्वात में होता है 3 लाख। 3 शून्य से ये 3 शून्य ख़त्म। ठीक है, और यही बात जो अभी हमने निकाला N2 पानी में प्रकाश की चाल, सॉरी ये कांच है ना, कांच N1 कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 2 लाख किलोमीटर। 5 शून्य, तो 5 शून्य से 5 शून्य ख़त्म, सिंपल सा बटा 3/2। अब ये भी बटा में है, तो इसको बटा में रहने देते हैं। अब देखते हैं क्या N/N2 V1 V2 के बराबर है, तो V1 V2 कितना है, 8/9। तो इसका अनुपात जब हम निकालेंगे N2 और N1 का, तो 8/9 आना चाहिए। तो N2/N1, N2 का जगह N2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 4/3। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया, 4/3। फिर बटा है, फिर N1 का कितना है, 3/2। तो यहाँ पे रख दिया 3/2। पता है ये भागम है, इसको गुना में चेंज करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो ये 4/3 था, 2 ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला 3 नीचे चला जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, ये और ये बराबर आ जाते हैं। तो वही हुआ, वही समझना है कि इन दोनों किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक देख रहे हैं, तो इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। इन दोनों माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक के बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर जो अपवर्तनांक था वो क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे अपवर्तनांक को समझ लिया, कैसे अपवर्तनांक क्या होता है, इसको कैसे लिखना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक को हमने समझ लिया। अब इससे जो न्यूमेरिकल आएगा वो हम लोग इजीली बना सकते हैं, अगर इतना पता है तो। एक बात और समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमने स्नेल का नियम जो देखा था,
साइन आई बटा साइन आर, वो भी अपवर्तनांक ही है, वो जो एक नियतांक वैल्यू देता है, फिक्स वैल्यू देता है, तो वो भी वही चीज़ है। सपोज यहाँ पर वायु है और पानी है, तो वायु में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का जो वैल्यू आएगा वही आएगा साइन आई बटा साइन आर का वैल्यू, ठीक है, जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, एक नियतांक होता है। तो ये उन लोगों ने पता किया जो स्नेल वैज्ञानिक था, उन्हीं के नाम पर स्नेल का नियम रखा गया है। तो उन्होंने ऐसा देखा होगा कि प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो उतना ही आता है, और यहाँ पे अगर साइन आई और आर का भी मान देखें, जो माध्यम सेम है, ये वायु है पानी है, तो वायु पानी ही रहेगा, वही रहेगा माध्यम, और यहाँ से प्रकाश की चाल और इसकी प्रकाश की चाल का जो वैल्यू आता है, और जब इससे किरण, इसी माध्यम में किरण आई और मतलब आपतन कोण आई और आर का अगर देखें मान जो रखने पर भी मिलेगा वैल्यू, अर्थात ये 30 डिग्री या फिर जो भी डिग्री बने वो तो क्वेश्चन रहेगा, तो उसके अनुसार या फिर हम लोग अच्छे से नाप उप कर देखेंगे तो पता चलेगा। सपोज यहाँ पर कोई डिग्री, यहाँ पर कोई डिग्री बनेगा, तो उसकी वैल्यू रखने पर जो वैल्यू मिलेगा वो भी सेम ही होगा, जो प्रकाश, इसकी प्रकाश, इस प्रकाश के अनुपात का जो वैल्यू आया था। तो इससे उन्होंने बताया ये दोनों सेम ही होता है, इसको भी अपवर्तनांक बोलेंगे और वो भी अपवर्तनांक है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू उसका वैल्यू सेम है, इसीलिए तो इसको भी अपवर्तनांक बोलते हैं, उसको भी अपवर्तनांक ही बोलते हैं। तो वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसमें कोण का मान पता है तो इस तरीके से भी निकालेंगे तो भी अपवर्तनांक निकल जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें कितना तीव्र से प्रकाश चलता है, कितना मुड़ने की क्षमता, वो सब पता चल जाएगा। या फिर ये कोण नहीं पता तो प्रकाश की चाल से भी पता चल जाएगा। तो ये दोनों बातें थी। तो आई होप यहाँ पे हमने अपवर्तनांक को अच्छे से देखा है, अब सबको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दिया, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।